गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे ट्रेजर पवेलियन की नीलामी एक अनएक्सपेक्टेड वॉर के मैदान में तब्दील हो गई थी। हमारे एमसी ने अपने रहस्यमय ड्रैगन बैच की बदौलत न सिर्फ आउटर से के नंबर 1 डिसाइपल नांग चिंग को मुंह की खाने पर मजबूर कर दिया, बल्कि उसे 3 बेशकीमती खजानों को मुफ्त में हासिल करने का अधिकार भी मिल गया। ऑक्शन का पहला आइटम गोल्डन लिली एक भयंकर बोली के बाद बिक चुका था, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। ऑक्शन मास्टर ने घोषणा की थी कि अब वो ट्रेजर आने वाला है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। यहीं से आज के एपिसोड की कहानी का एक नया मोड़ लेता है। ऑक्शन मास्टर उलझुओंग उस ट्रेजर के ऊपर से पर्दा हटाता है और हॉल में मौजूद हर एक शख्स की आंखें शौक से चौड़ी हो जाती है। उस ट्रे पर एक अद्भुत फूल रखा हुआ था जिसमें इंद्रधनुष के 7 रंग समाये हुए थे। उलझुओंग अपनी बुलंद आवाज में घोषणा करता है, देवियों और सजनों, आपकी आंखों के सामने जो है वो कोई साधारण फूल नहीं बल्कि लेजेंडरी 7 कलर फ्लावर है। यह नाम सुनते ही हॉल में एक सनसनी फैल जाती है। मुझे यकीन है कि आप सभी इसके महत्व को अच्छी तरह से समझते होंगे। यह किसी भी कल्टीवेटर के लिए एक वरदान जैसा है। इसकी मदद से बॉडी टेम्परिंग के 10th लेयर का कोई भी कल्टीवेटर बिना किसी असफलता के 100% गारंटी के साथ जुआनटियन रीजन पर ब्रेकथ्रू कर सकता है। वो आगे बताते हैं कि अगर इसकी स्पिरिचुअल पावर की तुलना गोल्डन लिली से की जाए तो यह फूल उससे 7 गुना ज्यादा पावरफुल है। यह सुनते ही डिसाइपल के बीच खलबली मच जाती है। जुआनटियन रीजन में 100% ब्रेकथ्रू की गारंटी, यह तो किसी सपने के सच होने जैसा था। उलझन चिल्लाता है और इस खजाने की शुरुआती बोली है 5000 जुआनटियन पिल्स। यह कीमत सुनकर एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, लेकिन अगले ही पल हॉल पागलपन की हद तक बोलियों की आवाज से गूंज उठता है। मैं 6000 जुआनटियन पिल की बोली लगाता हूँ। तभी एक और बंदा बोलता है, मुझसे मुकाबला मत करो, मैं 8000 देता हूँ। एक लड़की की आवाज आती है, यह फूल मुझे चाहिए, मैं इसके लिए 10,000 जुआनटियन पिल देने के लिए तैयार हूँ। तभी एक घमंडी डिसाइपल खड़ा होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सब फालतू में अपनी बोली लगाकर समय को बर्बाद कर रहे हो। यह 7 कलर फ्लावर यहाँ से मैं ही लेकर जाऊंगा। मैं इसके लिए 15 जुआनटियन पिल्स की बोली लगाता हूँ। माहौल पूरी तरीके से गर्म हो चुका था, लेकिन तभी एक ठंडी और अधिकारपूर्ण आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी है जो इस सारे शोर को एक पल में शांत कर देते हैं। यह आवाज नांगोंग चिंग की थी। वो अपनी सीट से उठता है और शांत भाव में कहता है, मैं 50,000 जुआनटियन पिल्स की बोली लगाता हूँ। 50,000। यह रकम सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। नांगोंग चिंग अपनी नजर पूरे हॉल में घुमाता है और धमकी भरे लहजे में कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी सीनियर या जूनियर ब्रदर मेरे साथ में मुकाबला करने की कोशिश नहीं करेगा। आप सभी जानते हैं कि मैं हाफ स्टेप जुआनटियन नीलम पर पहुंच चुका हूँ और यह 7 कलर फ्लावर मेरे ब्रेकथ्रू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह एक खुली धमकी जैसी थी। उसकी ताकत और रुतबे के आगे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी आवाज उठाए। बेचारे डिसाइपल घबराते हुए बोलते हैं कि क्योंकि सीनियर ब्रदर नांगोंग चिंग ऑलरेडी बोली लगा दी है। तो फिर एक और बंदा सोचता है कि ब्रदर नांगोंग चिंग, क्या सच में आपको 7 कलर फ्लावर की जरूरत भी है? और बेचारे वो डिसाइपल जो उस फूल के सपने देख रहे थे निराश होकर बैठ जाते हैं। ऑक्शन मास्टर मुस्कुराता है, उसे लगा कि विजय तय हो चुका है। वो घोषणा करता है कि चूंकि सीनियर ब्रदर नांगोंग चिंग ने 50,000 पिल्स की बोली लगाई है तो और कोई भी इससे आगे नहीं बढ़ रहा है तो यह 7 कलर फ्लावर। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात को पूरी कर पाता, एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई आती है, यह 7 कलर फ्लावर मुझे चाहिए। सबकी नजर उस आवाज की दिशा में घूम जाते हैं। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि हमारे एमसी की होती है। ऑक्शन मास्टर एक पल के लिए चौंक जाता है। वो एमसी से कहता है, जूनियर डिसाइपल, मुझे माफ करना, लेकिन तुम बोली लगाने में थोड़ा सा लेट हो गए हो। यह फ्लावर अब नांगोंग चिंग का हो चुका है। एमसी शांति से जवाब देता है, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मुकाबला कर रहा है या कौन बोली लगा रहा है। यह 7 कलर फ्लावर मुझे पसंद आ गया है तो इसीलिए अब यह मेरा है। यह सुनकर ऑक्शन मास्टर को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी नांगोंग चिंग उसे रोकते हुए कहता है, ओल्ड आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। लगता है कि यह जूनियर ब्रदर मेरे साथ में मुकाबला करना चाहता है। मैं भी यह देखने में दिलचस्पी रखता हूँ कि आखिर यह कहाँ तक मेरे साथ में बोली लगा सकता है। एमसी इसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, मुझे बोली लगाने की जरूरत ही क्या है जब मैंने पहले ही कह दिया है कि यह 7 कलर फ्लावर मेरा है। यह सुनकर नांगोंग चिंग जोरों से हंस पड़ता है और बोलता है, जूनियर ब्रदर मजाक करना बंद करो। अगर तुम मुकाबला करना चाहते हो तो पिल्स की बोली लगाओ। इस तरह की उल्टी सीधी बातें करके तुम खुद की मजाक बना रहे हो। लेकिन तभी पीछे वाला एल्डर तेजी से ऑक्शन मास्टर के पास आता है और उस एल्डर को देखने के बाद ऑक्शन मास्टर बोलता है कि एल्डर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? और वो एल्डर उसके कान में फुसफुसाकर एमसी की असली पहचान और उसके ड्रैगन बैच के बारे में बता देता है। यह सुनते के साथ ही ऑक्शन मास्टर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो जो अभी कुछ देर पहले एमसी पर गुस्सा कर रहा था अब डर के मारे कांप रहा था। वो तुरंत ही अपनी टोन बदलता है और जोरों से घोषणा करता है, चूंकि हमारे आदरणीय सीनियर ब्रदर को यह 7 कलर फ्लावर पसंद आ चुका है, इसीलिए यह फ्लावर उनका हुआ। यह सुनते के साथ ही नांगोंग चिंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या बकवास है। अक्सर मास्टर नांगोंग चिंग को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देता है और एमसी के सामने झुककर माफी मांगता है, सीनियर ब्रदर प्लीज मुझे मेरी एरोगेंस के लिए माफ कर दीजिए। मैं आपकी पहचान के बारे में नहीं जानता था, इसीलिए मैंने आपके बारे में ऐसी बातें बोल दी और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे माफ कर दोगे। और यह 7 कलर फ्लावर आपको पसंद
आ चुका है तो यहाँ 7 फ्लोर अब से आपका हो चुका है। इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत भी नहीं है। पूरी हॉल इस नजारे को देखकर सन रह जाता है और वो सोचते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तभी नांगचुंग गुस्से में चिल्लाता है, ओल्ड जिन यह क्या मजाक है। नीलामी का नियम है कि जो सबसे पहले बोली लगाएगा सामान उसका ही होगा। तुम इसे मुफ्त में ये फ्लोर क्यों दे रहे हो। लेकिन ऑक्सन मास्टर उसकी बातों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता और उसे इग्नोर कर देता है और कहता है कि यह ट्रेजर अब सीनियर ब्रदर का हो चुका है, चलिए अब अगले ट्रेजर की ओर बढ़ते हैं। नांगचुंग गुस्से में अपनी मुठिया भींच लेता है और मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, तुमने आज जो किया है मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। सही समय आने पर तुम्हें इस अपमान का मजा जरूर सिखाऊंगा। तभी हम देखते हैं ऑक्सन मास्टर अगला ट्रेजर पेश करता है। यह एक ओरिजिनल स्टोन था और वो समझाता है कि यह स्टोन बहुत ही दुर्लभ है। यह वेपन स्किल में महारत हासिल करने में मदद करता है। इसकी मदद से कोई भी कल्टिवेटर जो अपने वेपन के परफेक्शन स्टेज पर है वो आसानी से आर्केनिलम में इंटर कर सकता है। और तुम लोग इससे समझ ही सके हो कि यह कितनी ज्यादा पावरफुल स्टोन है। तो इसीलिए इसका शुरुआती दाम 10,000 जुआन टेम्पिल्स है। और अब हम देखते हैं कि फिर से बोलने का दौर शुरू हो जाता है और तभी एक बंदा बोलता है मैं 11,000 का बेट लगाता हूँ। तभी एक और लड़की बोलती है मैं 15,000 की बेट लगाती हूँ। तभी एक और बंदा बोलता है मैं 18,000 का बेट लगाता हूँ और कीमत तेजी से 20,000 जुआन टेम्पिल्स तक पहुंच जाती है। तभी नांगचुंग जो एमसी से बुरी तरह से चिड़ा हुआ था फिर से चिल्लाते हुए बोलता है मैं 50,000 जुआन टेम्पिल्स की बोली लगाता हूँ। और इतने टेम्पिल्स की बोली लगाते हुए देखकर डिसाइपल शॉक हो जाते हैं और उसमें से एक डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर से उम्मीद की जा सकती थी कि ये इतने टेम्पिल्स की बोली लगा सकते हैं। और इसके इतना बोलने के साथ ही नांगचुंग फिर से एमसी की तरफ देखकर अनएक्सपेक्टेड लहजे में कहता है जूनियर ब्रदर यह स्टोन बहुत ही दुर्लभ है, अगर तुमने इसे खो दिया तो शायद दोबारा से इसे पाने का मौका भी ना मिले, तो तुम इसके लिए मेरे साथ में कंप्लीट क्यों नहीं करते हो। जैसे एमसी शांति से जवाब देता है सीनियर ब्रदर नांगचुंग आपने बिल्कुल सही कहा, यह ट्रेजर वाकई में बहुत ही दुर्लभ है और इसे पाने का मौका दोबारा से नहीं मिलेगा, इसीलिए अब यह ट्रेजर मेरा हुआ। यह सुनकर नांगचुंग का गुस्सा फूट पड़ता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, पिछले बार तुम भाग्यशाली थे कि तुम्हें उस 7 का फ्लॉर मिल गया था, इसका मतलब यह नहीं है कि हर बार तुम्हारी किस्मत साथ देगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहता ऑक्सन मास्टर फिर से अनाउंस कर देता है कि यह ओरिजिनल स्टोन अब जूनियर ब्रदर का हो चुका है, अगला ट्रेजर पेश किया जाए। नांगचुंग अवाक रह जाता है और बोलता है कि ओल्ड जंग क्या सीरियस हो, उसने तो अभी तक बेट भी नहीं लगाई और ये ट्रेजर उसका हो चुका है। एल्डर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और अनाउंस करते हुए बोलता है कि नेक्स्ट ट्रेजर द सेलेस्टियल स्वॉर्ड होने वाला है जो कि मीटियोर से निकाली गई मटेरियल से बनी हुई है और ये आयरन को भी रेत की तरह काट सके। और नांगचुंग उसे देखता रह जाता है और एमसी थोड़ा सा अलग तरह से मुस्कुराता है और नांगचुंग को सरेआम 2 बार अपमानित किया गया था। वो गुस्से में सोचता है आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है जो इसे इस तरह के ट्रेजर दिए जा रहे हैं, बस कुछ दिन और इंतजार करो, मैं तुम्हें खत्म करके यह सारे ट्रेजर तुमसे छीन लूंगा। तभी हम बाइयुन को देखते हैं जो बोलता है कि यंग मास्टर हमें इस नांगचुंग से फ्यूचर में सतर्क रहना चाहिए। तभी एमसी बोलता है कि चिंता मत करो, अगर वो ऐसा कुछ भी करेगा तो उसे डील करने के लिए मेरे पास में अलग ही तरीके हैं। फिर हमारा सीन चेंज होकर मंच के ऊपर आ जाता है जहाँ ऑक्सन मास्टर बोलता है कि अब बारी है ऑक्सन के ग्रैंड फिनाले की। और ऑक्सन मास्टर की आवाज में एक अलग ही उत्साह थी, वो चिल्लाते हुए बोलता है और अब पेश है इस ऑक्सन का सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल आइटम द 7 डेडली स्वॉर्ड्स। तभी मंच का गेट खुलता है और उसके अंदर से 7 तलवारें हवा में तैरती हुई बाहर आती हैं। ये तलवारें देखने में बेहद ही पावरफुल और एंशिएंट लग रही थी। तभी नांगचुंग इस स्वॉर्ड को पहचान लेता है और सोचता है कि ये 7 डेडली सीन्स है। तभी एमसी अपने डिवाइन आई का इस्तेमाल करके उन स्वॉर्ड्स को देखता है और मन में सोचता है यह 7 डेडली स्वॉर्ड्स तो काफी दिलचस्प है, इन्हें एक साथ में जोड़ा भी जा सकता है और जब इन्हें एक साथ में जोड़ा जाएगा तो ये एक मिस्टिकल वेपन में कन्वर्ट हो सकते हैं और जोड़ने पर एक स्वॉर्ड बन जाएगी। और तभी हम ऑक्सन मास्टर को देखते हैं जो बताता है कि यह कोई साधारण स्वॉर्ड नहीं है बल्कि एंशिएंट स्वॉर्ड्स हैं जिन्हें हमारे सेल के एल्डर ने एंशिएंट रूइन से खोजा था और हमारे शेख के द्वारा इंस्पेक्ट किया गया तो इस एंशिएंट स्वॉर्ड की मिस्ट्री ही रह गई। और जब हमारी डिवाइन फोर्जिंग ने इन 7 तलवारों को एक साथ जोड़ा तो यह एक अनमैच्ड मिथिकल वेपन में कन्वर्ट हो चुका था। मिथिकल वेपन यह सब सुनते ही पूरे हॉल में भूचाल आ जाता है और एक डिसाइपल बोलता है कि आउटर सेक्ट में किसी भी डिसाइपल के पास मिथिकल वेपन नहीं था। तभी एक डिसाइपल बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आउटर डोमेन के ऑक्शन में इस जैसा सोर्स इनकाउंटर हो जाएंगे। तभी हम ओल्ड झांग को देखते हैं जो घोषणा करते हैं कि इसकी शुरुआती दाम 50,000 जुआन के पीस है और हर बोली कम से कम 10,000 पीस से आगे बढ़ानी होगी। लेकिन इस बार पूरा हॉल शांत था, कोई भी बोली नहीं लगा रहा था, सबकी नजर सिर्फ एक ही व्यक्ति पर थी, एमसी, जिसे देखकर ऑक्सन मास्टर सिर पकड़ते हुए बोलता है कि एक्चुअली मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। फिर एकदम से बच्चों की तरह बोलता है कि जूनियर ब्रदर क्या आप 7 डेडली स्वॉर्ड्स को चाहते हैं। और ऑक्सन मास्टर की बातों को सुनने के बाद ही डिसाइपल बहुत ही शौक हो जाता है। तभी नांगचुंग जो अब अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था खड़ा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए तुम तीसरा ट्रेजर भी ले जाओगे या तुम्हें मुफ्त में नहीं मिलेगी। इन 7 डेडली स्वॉर्ड्स के लिए मैं
मैं 1 लाख जुआनते एमपीज की बोली लगाता हूँ। फिर वो एमसी की चुनौती देता है कि अगर तुम्हारी अंदर हिम्मत है तो मेरे साथ में मुकाबला करो। और अब हम एमसी को देखते हैं जो शांति से बोलता है कि 7 डेडली स्वॉर्ड जो है यह उसी तरह का स्वॉर्ड है जिसकी मुझे काफी लंबे टाइम से तलाश थी, तो जाहिर सी बात है इसे तो मैं ही लूंगा। और उसकी इतना कहते हैं ऑक्सन मास्टर जोर से हथौड़ा पटकता है और चिल्लाते हुए बोलता है 7 डेडली स्वॉर्ड्स जिन्हें बदलती हुई। और इसी के साथ आज की यह आउटर डोमेन ऑक्शन यहीं पे समाप्त होती है। बेचारे नागम चीन की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वो 1 लाख पील की बोली लगाकर भी हार गया था और सारे डिसाइपल मुंह लटकाते हुए ऑक्शन से बाहर चले जाते हैं। नीलामी खत्म होने के बाद नागम चीन एमसी के पास आता है और एक झूठी मुस्कान के साथ कहता है मुबारक हो जूनियर बदर किन्नत। वैसे तो यह 7 डेडली स्वॉर्ड्स मुझे सीनियर बदर लैंगफेंग के लिए चाहिए थी। जब वो मिशन से वापस आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि यह स्वॉर्ड्स तुम्हारे पास में है तो वह तुमसे बात करने के लिए जरूर आएंगे। लैंगफेंग यह नाम सुनते ही बाइंग घबरा जाता है। तभी एमसी पूछता है कि यह कौन है। बाइंग बताता है कि आउटर डिसाइपल के बीच हम लोग क्लासिफाइड है आउटर डोमेन और इनर डोमेन के लिए, और जो भी डिसाइपल आउटर डोमेन में होता है उसकी कल्टीवेशन बॉडी टेम्पररी रिलम पे होती है और जो भी डिसाइपल इनर डोमेन में होता है उसकी कल्टीवेशन जियांटियन रिलम पे होती है। और सीनियर ब्रदर लैंगफेंग इनर से के टॉप 10 रैंक पर आते हैं। वो स्वभाव से बेहद क्रूर है और आज तक जिसने भी उसे नाराज किया है वो उसके हाथों से मारा गया। यह नागम चीन की एक और चाल थी एमसी को एक और खतरनाक दुश्मन से भिड़ाने की। तीसरे प्रोग्राम के बाहर आकर बाइंग एमसी को उसके एक नए निवास की ओर ले जाता है जो कि सेकंड रेसिडेंट में था और वो बाहर आ रहे होते हैं। नागम चीन उसे बोलता है कि मैं तुमको वार्निंग देता हूँ कि तुम मेरे आसपास केयरफुल रहना फ्यूचर में। तभी हम एमसी को देखते हैं जो भाइयों से बोलता है कि चलो चलते हैं। भाइयों बोलता है कि यंग मास्टर आप पीछे देखिए और हम देखते हैं कि ट्रेजर वर्ल्ड के सारे एल्डर्स एमसी को बाय करने के लिए बाहर आए होते हैं और मन में बोलते हैं कि चलो हम लोगों ने उन्हें छोड़ दिया। तभी हम एमसी को देखते हैं जो एल्डर्स को थैंक्स करता है और बोलता है कि आज मैं ट्रेजर वर्ल्ड से बहुत ज्यादा संतुष्ट हुआ हूँ। तभी हम एल्डर को देखते हैं जिनके मुंह से पानी निकल पड़ती है एमसी की बातों को सुनने के बाद। तभी हमारा सीन माउंटेन के ऊपर आ जाता है जहाँ पर एमसी और बाइंग जा रहे होते हैं। बाइंग बताता है कि यंग मास्टर जो हमारे सामने माउंटेन है ये आउटर डोमेन और इनर डोमेन के माउंटेन है और ये दोनों रेसिडेंट आउटर डिसाइपल्स के लिए है और ये सारे प्लेसेस फॉरबिडन ऑरा से कवर किए गए हैं ताकि कोई स्पाई नहीं कर सके। आउटर डोमेन और इनर डोमेन एक साथ में ग्रुप में है जो कि फर्स्ट रेसिडेंट, सेकंड रेसिडेंट और थर्ड रेसिडेंट में भी है और बहुत सारे भी हैं। तभी एमसी पूछता है आखिर इतने सारे ग्रुप का डिफरेंस क्या है। बाइंग बताता है कि एक्चुअली बहुत ही डिफरेंस है। मैं इसे सिंपली वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ तो फर्स्ट रेसिडेंट में जहाँ नांगम चिंग रहता है सेकंड रेसिडेंट के मुकाबले 10 गुना ज्यादा क्यूआई है। तभी एमसी को बाई हैंड उसे कमरे के पास ले आता है और बोलता है कि यंग मास्टर ये आपका रेसिडेंट है। और एमसी अपने नए कमरे में पहुंचने के बाद वहाँ की स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करके हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि अगर सेकंड रेसिडेंट में इतनी क्यूआई है तो फर्स्ट रेसिडेंट में कितनी ज्यादा क्यूआई होगी। तभी बाइंग एमसी को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है और अकेले होने पर एमसी सभी ट्रेजर्स को बाहर निकालता है जिसमें वो सूखी हुई जिनसेंग भी शामिल थी। वो उस जिनसेंग को देखकर सोचता है कि उसकी डिवाइन आई के अनुसार इसके अंदर सोई हुई एक स्पिरिचुअल पावर है और उसे जगाने के लिए उसे एक आइडिया आता है। वो अपनी उंगली पर एक कट लगाता है और अपने ताजे खून की एक बूंद उस जिनसेंग पर टपका देता है और गाइस जैसे ही खून की बूंद उस जिनसेंग को छूती है तो एक भयानक घटना घटी है। जिनसेंग के अंदर से एक जबरदस्त खिंचाव पैदा होता है। एमसी के सारे ट्रेजर्स, 7 कलर फ्लावर, ओरिजिनल स्टोन और थाउजेंड्स ऑफ पील्स हवा में उड़ने लगती हैं। उस सब प्योर एनर्जी में बदलकर उस जिनसेंग के अंदर समाना शुरू कर देती है। तभी एमसी यह देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलता है कि मेरा 7 कलर फ्लावर, मेरा स्टोन, मेरी सारी पील्स, इसने सब कुछ सोख लिया है। बाहर जो डिसाइपल होते हैं यह देखकर शॉक हो जाते हैं। आखिर इस रूम में इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी किसकी निकल रही है। फिर एमसी को देखते हैं जो गुस्से में जिनसेंग के ऊपर अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारता है लेकिन यह अदृश्य एनर्जी उसे पीछे की तरफ फेंक देती है। वो अपनी तलवार से भी उस पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी उस जिनसेंग के अंदर से एक लड़की की आवाज आती है। तभी एमसी अपनी आई का इस्तेमाल करके अंदर देखता है और पाता है कि उसके अंदर एक छोटी सी खूबसूरत लड़की सो रही है। वो लड़की अपनी आंखें खोलती है और घमंडी भरे लहजे में कहती है इस तरह क्या घूर रहे हो, प्रिंसेस को देखना बंद करो और चुपचाप मेरे लिए काम करो। आज से तुम मेरे स्लेव हो और तुम्हें मेरे लिए पिल्स इकट्ठा करनी होगी क्योंकि मैं फिर से गहरी नींद में जाने वाली हूँ। यह सुनकर एमसी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और एमसी कहता है प्रिंसेस और मैं तुम्हारा गुलाम, क्या तुमने मुझे अपना नौकर समझ लिया है जो मैं तुम्हारे लिए पिल्स इकट्ठा करता फिरूं? खुद जाओ और अपने लिए पिल्स को ढूंढो। और इतना बोलकर फिर से अटैक कर देता है। तभी बाहर के डिसाइपल्स इतनी पावरफुल एनर्जी को देखकर दंग रह जाते हैं। तभी उसमें से एक डिसाइपल बोलता है कि कितनी टेरिफाइंग फोर्स है, आखिर इस रेसिडेंट में कौन रहता है। उसमें एक लड़की बोलती है कि आखिर इसके अंदर चल क्या रहा है, क्या ये अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। फिर हम डिसाइपल्स को देखते हैं जिसमें से एक लड़का बोलता है कि मुझे याद है कि इसके अंदर किन्नन है जो कि ट्रायल ऑफ वर्सिटिलिटी में फर्स्ट रैंक पर आया था और रूमर्स के हिसाब से वो आर्किनिलम को अचीव कर चुका है और इवन कि उसके पास में जब 8 गिल्ड की
हुआंग रेंग की मार्शल स्पिरिट थी और बॉडी टेम्परिंग के 8th लेयर की कल्टीवेशन थी, तब किन्नर ने बॉडी टेम्परिंग के 9th ग्रेड की हुआंग रेंग की सुपर जीनियस को मार दिया था और बम्बू फॉरेस्ट के 1000 स्टेम को भी कंप्लीट कर चुका है। फिर से वो लड़की बोलती है, सच में ये दोनों काफी टेरिफाइंग और अमेजिंग पर्सन थे। तभी नांगोंग चीन के भाई को देखते हैं जो गुस्से में बोलता है कि मैं होप करता हूँ कि तुम तब तक एंजॉय कर सकते हो और जब मेरा टाइम आएगा तो मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम मेरे एक बार गुस्से को चीखो। और इस घटना के 10 दिन बाद एमसी कल्टीवेशन करके बॉडी टेम्परेचर के 9वें लेवल पर पहुंच जाता है और सोचता है कि करंट कल्टीवेशन और आर्केनिज्म के माइनर स्टेज सक्सेस पहुंचने के बाद मैं अब नांगोंग चीन के हेवनली एक्यूमुलेटिंग स्टाइल को हैंडल कर सकता हूँ। हालांकि तब से अब तक नांगोंग चीन हाफ जियांटियन रिलम और एक स्टेप पीछे है जियांटियन रिलम से और उसकी पावर 10th लेयर बॉडी टेम्परिंग के बंदे से ज्यादा पावरफुल है। और इतना सोचने के साथ ही वो उस जिनसिंग के ऊपर गुस्सा हो जाता है क्योंकि अगर उसके ट्रेजेक्टोरी में हुए होते तो वो अब तक जियांटियन रिलम पे पहुंच चुका होता। तभी सभी डिसाइपल्स को एक लेक्चर के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड पर इकट्ठा होने का आदेश मिलता है और न आने पर 10,000 पीस का जुर्माना भी था। बेचारे एमसी को भी वहाँ पर जाना पड़ता है। वहाँ पहुंचकर पता चलता है कि लेक्चर देने वाली सीनियर सिस्टर ली हुंग है जो कि इनमें से के टॉप 10 रैंक और बहुत ही पावरफुल डिसाइपल है। तभी हम आसमान में किसी रेड कलर की चीज को देखते हैं जो देखकर डिसाइपल शॉक रह जाते हैं। हम देखते हैं कि रेड कलर की चीज जमीन पर आ पहुंचती है। हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि ली हुंग सीनियर सिस्टर थी और वो मंच पर आती है और भाषण देना चालू कर देती है और कल्टीवेशन की दुनिया के बारे में बताना शुरू कर देती है। वो बताती है कि उनका चेंगमेंग कॉन्टिनेंट 2 भागों में बटा हुआ है, एक अपर कॉन्टिनेंट और एक लोअर कॉन्टिनेंट। वो लोग लोअर कॉन्टिनेंट में रहते हैं जिसमें 100 से ज्यादा देश और 500 से ज्यादा स्टेट्स हैं। फिर वो एक सवाल पूछती है, तुम में से कौन बताएगा कि कल्टीवेशन के कितने लेवल होते हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारा एमसी आगे आता है और वो एक सांस में कल्टीवेशन के सभी 10 महान रिलम के बारे में बता देता है। बॉडी टेम्परिंग रिलम, बॉडी टेम्परिंग जुआनटियन, मार्शल एम्परर, मार्शल इंसेस्टर, मार्शल डोमेन, मार्शल हाइनेस, मार्शल सीक्रेट, मार्शल प्रोटेगनिस्ट, मार्शल मोनार्क और आखिरी में लेजेंडरी मार्शल गॉड रिलम आता है। यह सुनकर लियोंग और बाकी सभी डिसाइपल हैरान रह जाते हैं। लियोंग उसकी तारीफ करती है और बताती है कि उनके सिख के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति सिख लीडर है और वो भी अभी भी मार्शल इंस्टीट्यूट रिलम के बारे में। जैसे ही लियोंग का लेक्चर समाप्त होता है सभी डिसाइपल एक दूसरे से खाना फूसी करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। ज्यादातर लोगों की बातों का केंद्र हमारा एमसी था। कोई उसकी नॉलेज की प्रशंसा कर रहा था तो कोई उसकी नीलामी में उसके दबदबे की बात कर रहा था। उसकी प्रसिद्धि जो पहले केवल ट्रायल ऑफ वर्ल्ड तक सीमित थी अपनी आउटर सेट में आग की तरह फैल चुकी थी। एमसी इन सारी बातों से बेखबर चुपचाप अपनी राह पर चल रहा था। उसका लक्ष्य साफ था, अपनी निवास वापस जाकर कल्टीवेशन करना और अपनी पावर बढ़ाने का कोई और रास्ता निकालना। बाइंग भी उसके साथ चल रहा था, उसे नई नई चीजों के बारे में बता रहा था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है प्रसिद्धि अपने साथ दुश्मन भी ले आती है। अभी वो कुछ ही दूर गए हुए थे कि अचानक 3-4 डिसाइपल उसके रास्ते रोक लेते हैं। उनका लीडर जो दिखने में काफी घमंडी लग रहा था वो मुस्कान के साथ कहता है, तो तुम्हें वो मशहूर यंग मास्टर किन्नर जिसने पूरे आउटर सेट में तहलका मचा रखा है। एमसी रुकता है और शांति से उसकी तरफ देखता है और बाइंग घबरा कर जाता है। यंग मास्टर यह गुंगयांग है, यह नांगोंग चीन के सबसे खास चमचों में से एक है, यह जरूर आपसे बदला लेने के लिए आया है। तभी गुंगयांग हंसते हुए कहता है, लड़के तुमने नांगोंग चीन सीनियर ब्रदर को नाराज करके बहुत ही बड़ी गलती की है। उन्होंने हमें तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाने के लिए भेजा है कि आउटर सेट में कैसे रहा जाता है। अगर तुम अभी यहीं पर सबके सामने घुटने टेककर उनसे माफी मांगोगी तो शायद हम तुम्हें छोड़ दे। यह सुनकर एमसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदलता। वो बस एक ठंडी आवाज में कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। उसका यह शांत आत्मविश्वास गुंगिंग के अहंकार को चोट पहुंचाता है। वो चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है कि तुम्हें बातों से समझ नहीं आएगा। यह कहकर उसके साथी अपनी स्वord निकाल लेते हैं और एमसी पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन वो यह नहीं जानते थे कि वो किससे भिड़ रहे हैं। एमसी अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। जैसे ही वो लोग उसके करीब पहुंचते हैं एमसी की आंखों में एक तेज चमक आती है और उसकी तलवारें एक अदृश्य हवा की तरह मैन से बाहर निकलती है। यह आर्कन रिलम की गति थी। एक पल के लिए तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, बस तलवारों को टकराने की टिंग टिंग की आवाज आती है। अगले ही पल गुंगयांग और उसके सभी साथियों की तलवारें टुकड़ों टुकड़ों में जमीन पर बिखर जाती है। एमसी की तलवारें की नोक अब गुंगयांग की गर्दन पर टिकी हुई थी। गुंगयांग और उसके दोस्तों की आंखें डर से फटी जा रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह कैसे हुआ। वो एमसी की तलवारों को देख भी नहीं पाए थे। एमसी अपनी ठंडी आवाज में दोहराता है, मैंने कहा मेरे रास्ते से हट जाओ। इस बार गुंगयांग और उसके साथी कांपते हुए बिना एक शब्द कहे डर कर पीछे हट जाते हैं